गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, ये आज ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्योर एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। कहा जा रहा है कि जो प्योर एल्काइल हैलाइड होता है वो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज इन लाइट। और ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात की जा रही है तो कलर डेवलप करता है जब हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं, कहाँ, लाइट में। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो हमारा जो इथाइल आयोडाइड होता है C2H5 और यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये क्या है हमारा इथाइल, ये क्या है इथाइल आयोडाइड, ये क्या है इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड पहले तो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इनिशियली क्या होगा, ये कलरलेस होगा और जैसे ये सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा ये कलर डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे ही ये सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा, जैसे ही ये लाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो ये कलर डेवलप करेगा। कौन सा कलर डेवलप करेगा, ये येलो कलर डेवलप करेगा। कौन सा कलर डेवलप करेगा, येलो कलर, ये येलो कलर डेवलप करेगा। ठीक है, C2H5 और I ये येलो कलर डेवलप करेगा। ठीक है, ये येलो कलर डेवलप कर देगा जैसे ही लाइट में एक्सपोज किया जाएगा। तो हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी की जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एल्काइल हैलाइड की, वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जैसे ही एक्सपोज किए जाते हैं सनलाइट में ये कलर डेवलप करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बात किया, उसके कलर की बात की, एल्काइल हैलाइड की। अब अगर हम लोग बात करें एल्काइल हैलाइड की फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो हमें पता है कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में होता है कि वो गैस के फॉर्म में होता है। तो इनिशियली अप टू 4 कितने अगर देखा जाए तो अप टू 4 जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 4 कार्बन के जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में मिलेंगे हमको, वो गैस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये अप टू 4 एल्काइल हैलाइड क्या होगा, हमें वो गैस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का या 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो हमें वो गैस के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर वहीं बात करें कि 4 से कहाँ से लेके 4 से लेके 17 तक के जो कार्बन होंगे, 4 से लेके जो 17 तक के जो कार्बन होंगे इनके हैलाइड कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी क्या होगी, लिक्विड होगी। और अगर बात करें आगे, और अगर बात करेंगे आगे 17 से लेके आगे अगर हम कहीं भी जाते हैं 18, 19, 20, अगर 17 के बाद जितने भी नंबर आप कार्बन बढ़ेंगे वो हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। वो हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, वो सॉलिड के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। इस कहानी को आपको याद रखना है। इस कहानी को हमें क्या करना है, याद रखना है। ये हमारी फिजिकल स्टेट है कि अप टू 4 एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, गैस के फॉर्म में होगा। 4 to 17 क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। 17 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक की ये कहानी है। हम कलर देख लिए, उसकी फिजिकल स्टेट देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है।
जो हमें इसी में पढ़ना है आगे, एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन की या हेलो एरिन की, हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखना है। ठीक है, तो अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की लिखा हुआ है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसीडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेगा, ठीक है, कंपेयर किया जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसके मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर किया जाएगा। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम लोग जितना अगर देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है या नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ रहा है तो हमारा मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा या हमारा एटॉमिक मास उस कंपाउंड का बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मॉलिक्यूलर मास के, किसके, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH2Cl, दूसरा है CH3CH2I। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास CH3CH2Br। ये हमारे पास 3 कंपाउंड है। अब इन तीनों कंपाउंड में हमें कंपेयर करना है किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखेंगे उसका, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। इनमें देखा जाए तो किसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, तो आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली देखा जाए तो ये 2 कार्बन हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है। इन दोनों केस में अगर पहले वाले में देखा जाए, अगर पहले वाले में देखें तो इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 2 कार्बन हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 3 कार्बन हैं। और ये तीसरे वाले में कितने कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, वहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और वहाँ भी 2 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है। तो कार्बन के कंपेयर करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होगा। अब कंपेयर किस में करेंगे, कंपेयर करेंगे इसमें, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। तो अब इनमें कंपेयर करेंगे कि किसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है कि ब्रोमीन का ज़्यादा होगा। तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसी की बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन की कम होती है और ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो होता है वो ज़्यादा होगा। तो पहले में और अगर तीसरे में मैं कंपेयर करूँगा तो तीसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरा कंपेयर करेंगे तो इसमें 3 है कार्बन, 1 2 3 कार्बन हैं, तो इसमें तो कंपेयर होगा ही नहीं पहले और तीसरे वाले में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ही ज़्यादा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। हमें इसमें हेलोजन एटम में कंपेयर अब नहीं करवाना है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किससे कंपेयर कर लेंगे, कार्बन से कंपेयर कर लेंगे। तो अगर इसका ऑर्डर देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा इसमें, सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, उसके बाद हमारा पहला वाला आएगा। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का।
ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा हमें कैसे पता लगाना है। मॉलिक्यूलर मास देख लो, मॉलिक्यूलर मास में आप कंपेयर कर लो। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिक का मतलब होता है आइसोमर, और आइसोमर का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट उसका होगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें एल्काइल हैलाइड लेना है, सेम फार्मूला है, उसका स्ट्रक्चर हमें बदल के दिखाना है। ठीक है, उसमें कंपेयर करना है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये पहला कार्बन, इसका ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 6 और यहाँ पे हमारा क्लोरीन, ये 6 कार्बन का हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। अब ये एल्काइल हैलाइड कंपाउंड का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा? C6H13Cl, ये फार्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का। अब फार्मूला सेम रखना है और स्ट्रक्चर मुझे बदल देना है। फार्मूला यही रखना है और स्ट्रक्चर क्या करना है, मुझे बदल देना है। तो मैं कैसे बना दूं इसकी स्ट्रक्चर, कैसे बना दूं स्ट्रक्चर में? ऐसे बना दूं, ब्रांच कर दूं, मैं ब्रांचिंग कर दूं इसकी, मैं, है ना, क्या कर दूं? ब्रांचिंग कर दूं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये 4 नंबर का कार्बन, ये 5 कार्बन, ये हमारा 6 कार्बन, और यहाँ मैं क्या लगा दूँ? क्लोरीन लगा दूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड, इसका भी फार्मूला हमारे पास क्या होगा? इसका भी फार्मूला होगा C6H13 और Cl। तो आइसोमेरिक का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? दोनों का सेम होगा। फार्मूला कैसा होगा? दोनों का सेम होगा, बट स्ट्रक्चर कैसी होगी? दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, फार्मूला दोनों का सेम है। अब अगर हम लोग बात करें इनके सरफेस, अगर ब्रांचिंग आ गई, ये ब्रांच है, तो अगर हम लोग ब्रांचिंग की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करें? ब्रांच की बात करें, अगर हम लोग बात करें ब्रांचिंग की, है ना, अगर हम लोग बात करें अब ब्रांचिंग की, तो देखो यहाँ पे तो स्ट्रेट चेन था और यहाँ पे ब्रांच बढ़ गई। अगर ब्रांच बढ़ रही है, ब्रांच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो अब हम सरफेस एरिया इसका देखते हैं। इसका सरफेस एरिया देखो ज़रा, इसका सरफेस एरिया देखो इतना बड़ा सा है, ये सरफेस एरिया इसका हो गया, और इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर ब्रांच बढ़ रही है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है। सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और सरफेस एरिया घट जाएगा तो वंडर वाल फोर्स जो होता है, वंडर वाल फोर्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वंडर वाल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स घट जाएगा। और वंडर वाल फोर्स घटेगा तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी घट जाएगी। तो जैसे ही ब्रांच बढ़ेगी तो हमारा सरफेस एरिया घट जाएगा, और सरफेस एरिया घट जाएगा तो वंडर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा, और वंडर वाल फोर्स कम हो जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी?
डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रिलेशन निकल के आया यहाँ पे? एक रिलेशन यहाँ पे हमें लिखना है। रिलेशन ये है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांचिंग के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या रिलेशन आएगा? ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये यहाँ की कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें बताना है। अगर सेम एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड हमारा कैसा हो? सेम हो। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? सेम हो। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? अगर एल्काइल हैलाइड सेम है तो देखते हैं हम लोग सेम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ RF, RCl, RBr और RI। ये है हमारा सेम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब हमारा यहाँ पे सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखा जाएगा, हमें पता है कि जहाँ पे एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो I की जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है। I का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा यही होगा। देख लो, इसका ऑर्डर यही होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा ये होने वाला है। और अगर हम लोग हेलोएरीन में बात करें, कंपेयर कर लें हेलोएरीन में, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ एक, जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ आपको हेलोएरीन को लेके। देखो, ये हमारे पास क्या है? हेलोएरीन है। ये हमारे पास क्या है? हेलोएरीन है। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, एक Cl यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या है? यही हेलोएरीन है, लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे Cl की। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, मेटा पे लगा देंगे Cl को। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा क्या करना है? हमें पैरा पे लगा देना है। इस Cl को कहाँ पे लगा देना है? पैरा पे लगा देना है। अब ज़रा हम लोग पता करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट और हमारा मेल्टिंग पॉइंट कैसा दिखेगा? हमें पता है बेंजीन रिंग में ये आर्थो होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इन तीनों में किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा हमारा आर्थो का, फिर आएगा पैरा का, फिर आएगा मेटा का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? आर्थो का, फिर किसका होगा? पैरा का, फिर किसका होगा? लास्ट में मेटा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मेटा का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा पैरा का होगा, फिर आर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा। क्यों? रीज़न ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिमेट्री देखता है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिमेट्री पे बेस्ड है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वंडर वाल फोर्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कहानी है। आगे की कहानी है डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, द डेंसिटी ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, increase with increase number of carbon atom, halogen atom and
एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। अगर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास है तो उसकी डेंसिटी कैसे पता करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर इंक्रीज हो रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज हो रहा है हैलोजन का एटॉमिक मास तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से ही रिलेटेड है। जैसे ही एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी बढ़ने वाली है। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर डेंसिटी का फार्मूला देखें तो डेंसिटी का फार्मूला होता है D = m/, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो डेंसिटी मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर देखें कि एल्काइल हैलाइड में सॉल्युबिलिटी का क्या केस होता है, ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। अब इस एल्काइल हैलाइड में देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। एल्काइल हैलाइड जो होता है हमारा लेस सॉल्युबल होता है। लेस क्या, वेरी लेस सॉल्युबल होता है वाटर के केस में। वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, वेरी लेस सॉल्युबल। अब क्यों लेस सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसके पास उतनी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होती है। हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये अपने बॉन्ड को तोड़ ले। और इसको सॉल्युबल कहाँ पे करवाएंगे, वाटर के साथ। तो अगर किसी चीज़ को हम किसी के साथ सॉल्युबल करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड अपना बॉन्ड तोड़ेगा जाके वाटर के अंदर। वो जो वाटर में जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अपना खुद बॉन्ड बनाएगा एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जो वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ पाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर के बीच में जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है। ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये किसके मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये वाटर के मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास किसके मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। देख लो ज़रा, हम लोग कंपेयर करते हैं। अब वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कहाँ कहाँ पे होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो ज़रा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे एक और ले लें, एक और अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो ये इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। अगर अब एल्काइल हैलाइड को वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और अपना खुद बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी ये सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, नहीं तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो इनसॉल्युबल है, इसीलिए इनसॉल्युबल क्यों है हमारा एल्काइल हैलाइड, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ये क्या होता है, लेस पोलर होता है, लेस पोलर होता है। ये कैसा होता है, लेस पोलर होता है। इसीलिए अगर हम लोग देखा जाए, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी लेस होती है। किससे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, लेस होता है। इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होता है, या लेस सॉल्युबल होता है, या एकदम से ही सॉल्युबल नहीं होगा ये। तो वाटर के साथ एल्काइल हैलाइड क्या होता है, इनसॉल्युबल। कैसे इनसॉल्युबल होता है, अब जैसे हमारा वाटर के अंदर हम लोग सॉल्युबल करवाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एकदम से इनसॉल्युबल हो जाए। क्यों कि जो कार्बन होता है,
जो हमारा कार्बन होता है, अगर कार्बन एटम बढ़ रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है, कार्बन आप बढ़ाओगे, कार्बन नंबर अगर आप लोग बढ़ाओगे, है ना, तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, घटेगी ना, सॉल्युबिलिटी हमारी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, जो नंबर आप कार्बन एटम बढ़ेगा तो ये कार्बन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे ही नंबर आप कार्बन बढ़ेगा तो ये इनसॉल्युबल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।